दिल में हम हो न हो गर्दिश में तारे। कामी की तलाश में तो मैं इलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ। क्यों भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए? आज बात होगी भारतीय फिल्म इतिहास के अब तक के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब की। और ये सर्कस है, शो 3 घंटे का। राज कपूर साहब को सिर्फ एक वीडियो में ही बता पाना बेहद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई। पर आज हम ये आपसे वादा करते हैं कि आपको राज कपूर साहब के बारे में कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें जरूर बताएंगे जो आपने अभी तक किसी एक सिंगल वीडियो में नहीं देखी या सुनी होंगी। आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही नहीं, बड़े झूठ का जमाना है साहब। जैसे कि राज कपूर साहब के मरने का रहस्य आखिर क्या है, आखिर क्यों राज कपूर साहब अपनी हर एक फिल्म में अपनी हीरोइन को व्हाइट साड़ी जरूर पहनाते थे। जिसे बॉलीवुड का शोमैन कहा गया, आखिर उस शोमैन ने खुद को ही क्यों सिगरेटों से जलाया? तो यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। राज कपूर साहब और किन्नरों से जुड़े क्या राज थे जिससे राज कपूर को राज कपूर से शोमैन राज कपूर बना दिया? दो सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद से जुड़ा कौन सा ऐसा किस्सा है जो राज कपूर साहब के बेहद करीब है? अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहाँ आता तो शायद आप मुझे बदतमीज जाहिल गंवार न कहें। राज कपूर साहब की खुद की बेहद सुंदर पत्नी होने के बावजूद उनके इश्क के किस्से किन अभिनेत्रियों से सरेआम हुए? कम्मो जी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। राज कपूर साहब जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर थे, आखिर उन्हें लंदन में जाकर क्यों जुर्माना देना पड़ा? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि राज कपूर साहब के वो कौन से बचपन के सबसे गहरे मित्र थे जिनसे उनकी आगे चलकर दुश्मनी हुई, और राज कपूर साहब के अंतिम वक्त पर उन्होंने आकर आखिर राज कपूर साहब से क्या कहा। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता। राज कपूर साहब का जन्म 14 दिसंबर साल 1924 में वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर में एक हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ। इनके पिता एक महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर हैं, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, और मां रामसरणी देवी कपूर। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है, तुझे सलीम को भूलना होगा। पृथ्वीराज कपूर के 6 संतानें थीं, जिनमें 2 की तो बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, और जीवित बचते हैं राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और बेटी उर्मिला। रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो राज कपूर साहब का पढ़ाई में तो मन कभी नहीं लगा। कक्षा 6 में ही ये फेल हो गए, पर एक्टिंग में बचपन से ही मन लगता। मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही मृच्छकटिका नाटक में बेमिसाल काम किया, और ऐसे ही छोटे छोटे नाटकों में काम करते करते वे धीरे धीरे पिता के पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बन गए। पर यह मत समझिए कि राज कपूर साहब मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। उन्हें थिएटर में नौकरी मिली, वो भी 1 रुपए महीना की। काम था रोज पृथ्वी थिएटर में झाड़ू लगाना। तो स्पेशल चाय, डबल दूध, डबल शक्कर, फटाफट निकालो। अरे पहले के पैसे। महज 11 वर्ष का है बच्चा स्कूल से आने के बाद ज्यादातर समय थिएटर में ही बिताता। पिता भी इनसे कोई भी छोटे से छोटा काम करवाने में गुरेज नहीं करते, चाहे वो स्पॉट बॉय का हो या ट्रॉली पुलर का। पिता हमेशा इनसे क्रू मेंबर की तरह ही काम लेते। और फिर वक्त वो भी आया जब राज कपूर साहब को अपनी पहली फिल्म इंकलाब मिली, जो 1935 में रिलीज हुई। इसमें मुख्य अभिनेता इनके पिता थे। इसी तरह राज कपूर साहब को उस जमाने के मशहूर निर्देशक केदार शर्मा के साथ काम करने का मौका मिला। राज कपूर जी का काम था क्लेपर बॉय का। केदार शर्मा जी विश कन्या फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का दृश्य फिल्माया जाना था। राज कपूर साहब को बार बार पहुंचने में देरी हो जाती।
दरअसल राज कपूर साहब की आदत थी कि पहले खुद को शीशे में देखते और बाल संवारते। इस वजह से बार बार उन्हें देरी हो जाती। आर शर्मा ने यह सब देखा और उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राज कपूर साहब को जोरदार तमाचा जड़ दिया। राज कपूर जी भी कुछ नहीं समझ पाए। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। और तो और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, बस उदास होकर खड़े रहे। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। केदार शर्मा को अपने इस काम पर बहुत बुरा लगा और उन्हें एहसास हुआ कि राज तो दरअसल खुद हीरो बनना चाहता है। और तब डायरेक्टर केदार शर्मा ने इन्हें 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में हीरो बनने का मौका दिया। इनके अपोजिट हीरोइन थी मधुबाला। अब अगला साल आया 1948। राज कपूर साहब अपना सब कुछ लगाकर स्टूडियो बना चुके थे। नाम था RK स्टूडियो। 24 साल का यह लड़का कुछ बड़ा करना चाह रहा था। अब RK स्टूडियो में फिल्म तो बननी ही थी। अब इन्होंने इधर उधर से पैसे उधार लिए, पत्नी के जेवरों तक को बेच दिया और अपनी पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था आग। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी यही थे, इस फिल्म के डायरेक्टर भी यही थे और इस फिल्म में एक्टिंग भी इन्होंने ही की थी। अपनी पहले फिल्म को जब राज कपूर साहब फिल्म वितरकों के पास लेके गए तो उन्होंने दो टूक भाषा में कह दिया, राज बाबू, जब आपने फिल्म बना ही डाली है तो अपना एक थिएटर भी बना लेते। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, अगर आग लगे तो आपके ही थिएटर में लगे, हमारे थिएटर में आखिर आग क्यों लगे। मैं अपना थिएटर बनाना चाहता हूँ। तुम अपना थिएटर? आग फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कोई बहुत बड़ा कमाल तो नहीं किया, पर राज कपूर ने यह जरूर साबित कर दिया कि उन्हें भारतीय सिनेमा की बहुत अच्छी समझ है। एहसान तो अमीर आदमी करते हैं, हम गरीब तो सिर्फ एक दूसरे की मदद कर सकते। इधर पिता और परिवार के कहने पर उन्होंने साल 1946 में परिवार की पसंद की ही लड़की से शादी कर ली। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। इनके साले बने उस समय के मशहूर एक्टर प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ और नागेंद्र नाथ। राज कपूर जी के बारे में अगर आपको बहुत कुछ पता है तो ये जरूर बताइएगा कि मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा का इनसे कौन सा बहुत गहरा रिश्ता है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और साल 1949 में इन्होंने RK बैनर तले बरसात फिल्म को प्रोड्यूस किया। इसमें एक्टिंग भी की। ये फिल्म RK बैनर की पहली हिट फिल्म बनी। इस मूवी का एक सीन इतना पसंद किया गया कि RK बैनर का बाद में ये लोगो बन गया। साल 1949 राज कपूर साहब के लिए बेहतरीन साल रहा। इस वर्ष उन्होंने मशहूर डायरेक्टर महबूब खान की फिल्म अंदाज में बतौर अभिनेता काम किया और ये फिल्म बतौर अभिनेता इनकी पहली हिट फिल्म बनी। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है, वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं चढ़ा। और फिर राज कपूर साहब ने कभी पलट कर नहीं देखा और फिल्म बनाई आवारा। इसमें पहली बार बाप बेटे की जोड़ी पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर दोनों नजर आए और बाल कलाकार के रूप में इसमें इन्हीं के छोटे भाई शशि कपूर ने काम किया। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। भारत तो भारत, तुर्की, अफगानिस्तान और चीन के लोगों की जुबान पर सिर्फ आवारा हूँ गाना छाया हुआ था। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। रसिया में टैक्सी वाले भारतीय लोगों से पैसे नहीं लेते थे। कहते थे, आप भारत से हो ना, राज कपूर के देश से, आप हमारे हीरो हो, आप जहां चाहे वहां चलो और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। भारत ने आजाद होने के महज 4 साल बाद एक ऐसी फिल्म बना दी कि पूरा विश्व सिर्फ यही कह रहा था, आवारा हूं, मानो वर्ल्ड एंथम बन गया हो। आवारा हूँ,
कहते हैं जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस की यात्रा पर गए तो वो जहां जहां रूस पे जाते सिर्फ एक ही आवाज आती, आवारा हूँ। उस समय बोल्गिनिन रूस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जब नेहरू जी के बाद रूस के प्रधानमंत्री जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने भाषण देने से पहले गाना गाया, आवारा हूँ। सोवियत संघ के इतिहास में इससे ज़्यादा लोकप्रिय कोई भारतीय फिल्म नहीं हुई। और तो और जब मॉस्को में इसका प्रीमियर हुआ तब लोगों को पता लग गया कि राज कपूर साहब और नरगिस भी वहाँ मौजूद हैं। फिर क्या था, स्टूडियो में गाना बजा, आवारा हूँ, और लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस ऑडिटोरियम का क्या दृश्य होगा। आवारा फिल्म की सफलता के 3 वर्ष बाद राज कपूर साहब और नरगिस ने एक साथ एक और फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था आह, जिसे बॉक्स ऑफिस में उतनी सफलता नहीं मिली। भले ही आह फिल्म उतनी सफल न हुई हो, पर 1954 में उन्होंने एक बार फिर बूट पॉलिश और 1955 में श्री 420 जैसी सुपरहिट फिल्में दी। एक बात बोलूं, बुरा तो न मानो, तुम केले वाली नहीं, दिल वाली हो। श्री 420 में भारतीय चार्ली चैंपियन की छवि में वो दिखे। इस फिल्म का एक गाना तो सभी को याद होगा और ये गाना लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा मानो देशभक्ति गीत हो। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी। बॉलीवुड में अब राज कपूर साहब का दबदबा था, पर इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद राज कपूर साहब की कुछ अलग सी खासियतें थीं। राज कपूर साहब कभी बिस्तर पर नहीं सोते थे, हमेशा वे जमीन पर सोया करते थे। अरे जो मर्द अपनी औरत को काबू में ना रख सके वो मर्द ही नहीं। एक वाकया ऐसा है कि जब राज कपूर साहब लंदन गए तो वहाँ के मशहूर हिल्टन होटल में वो ठहरे और रात को सोते समय जब उन्होंने होटल के रूम का गद्दे को नीचे बिछाया और सो गए, और होटल के मैनेजर को जब ये पता लगा तो उन्होंने राज कपूर साहब को चेताया। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा दोबारा नहीं करना है, पर राज कपूर ठहरे राज कपूर साहब। उन्होंने फिर वही किया और होटल प्रबंधन ने उन पर जुर्माना लगा दिया और राज कपूर साहब उस होटल में 5 दिन ठहरे और वे खुशी खुशी जुर्माने को देते रहे। हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। राज कपूर साहब और नरगिस जी की जोड़ी जिस फिल्म में भी आती मानो सफलता की गारंटी लेकर आती। लोग उनकी केमिस्ट्री जितना ऑन स्क्रीन देखना पसंद करते थे उतना ही ऑफ स्क्रीन देखना पसंद करते। राज कपूर साहब और नरगिस जी की प्रेम कहानियों के किस्से पूरे बॉलीवुड में मशहूर हो गए थे। कहते हैं नरगिस उनसे इतना प्यार करती थीं कि राज कपूर की दूसरी पत्नी बनकर भी रहने को तैयार थे। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो किस्सा कुछ यूँ है, जब राज कपूर साहब अपनी आग फिल्म की शूटिंग की लोकेशन को पता करने के लिए उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस जद्दन बाई के घर पहुँचे और गेट खोला उनकी बेटी ने। बेटी जल्दबाजी में रसोई से निकली और अपने माथे पे लगे बेसन को हटाना ही भूल गई। वैसे वो थी मशहूर एक्ट्रेस नरगिस। बात यह कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और हमारे काका के पास 100 रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता। क्यों काका? राज कपूर साहब को नरगिस खूब पसंद आई और यहीं से शुरू हुई नरगिस और राज कपूर की प्रेम कहानी। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। राज कपूर ने अपनी आग फिल्म के लिए नरगिस को साइन कर लिया। धीरे धीरे इन्होंने एक नहीं कई सारी फिल्में हिट दी। इसमें आपका कोई दोष नहीं देवी जी। जिस दुनिया में आप रहती हैं वहाँ इंसान के दिल और दिमाग की नहीं उसके कपड़ों की। और इसी के साथ साथ इन दोनों का प्यार भी और आगे परवान चढ़ता चला जा रहा था। नरगिस इन्हें इतना प्यार करने लगी थी कि इनके प्यार में सब कुछ गंवा देने को तैयार थी। अब मेरा दिल
और तो और जब राज कपूर साहब की एक साथ कई फिल्में फ्लॉप हुईं और आरके स्टूडियो को बेचने तक की नौबत आ गई, तब नरगिस ने अपने द्वारा कमाए सारे पैसे राज कपूर के स्टूडियो में लगा दिए। कहते हैं एक समय वो भी आया जब नरगिस ने आरके स्टूडियो को बचाने के लिए अपने सोने के कंगनों तक को बेच दिया। पर जब नरगिस जी ने राज कपूर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राज कपूर ने कहा, मैं अपनी पत्नी को हीरोइन नहीं बना सकता हूँ और ना ही हीरोइन को अपनी पत्नी बना सकता हूँ। राज साहब ने अपने वैवाहिक जीवन में अन्य अभिनेताओं की तरह दरार नहीं आने दी। वैसे राज कपूर साहब कितने गलत थे या कितने सही, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उनसे कह दे हमें भूल जा। फिर साल 1956 में राज कपूर जी ने सामाजिक सरोकार पर आधारित फिल्म जागते रहो बनाई, जिसमें नरगिस ने एक कैमियो रोल किया और इसके बाद दोनों ने एक साथ कभी काम नहीं किया। नरगिस ने आगे चलकर सुनील दत्त जी से शादी कर ली। इस तरह से ढेरों युवाओं को प्रेम करना सिखाने वाली रोमांटिक जोड़ी का अंत हुआ। कहते हैं जब सुनील दत्त जी के साथ नरगिस जी की शादी की खबर राज कपूर जी को पता लगी तो उन्होंने अपने आप को सिगरेट के बटों से जला लिया। उन्हें लगा शायद मैं कोई ये बुरा सपना देख रहा हूँ। और तो और नरगिस की शादी की खबर के बाद राज कपूर साहब ताबड़तोड़ शराब पीने लगे। राज कपूर साहब दिन भर शराब और सिगरेट के नशे में डूबे रहते। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। अब मेरा दिल पुकारा। एक दिन रात को जब राज कपूर साहब शराब के नशे में धुत थे तो गेट पर उनके पिताजी ने दस्तक दी। राज कपूर साहब कुछ संभलते तभी पृथ्वीराज कपूर ने उनकी तरफ देखा और कहा, बेटे मैं इस उम्र में ये सब नहीं देख पाऊंगा। सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। राज साहब की आंखें भर गई थीं और खुल भी गई थीं। राज कपूर ने यह तय किया कि अब वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो उनके जीवन पर आधारित होगी और फिल्म बनाई मेरा नाम जोकर। ये पहली ऐसी फिल्म बनी जिसमें 2 इंटरवल थे। ये फिल्म 4.5 घंटे की थी। इसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े एक्टर ने काम किया, पर यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा। राज कपूर के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसा लगा कि शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर का शो अब कभी नहीं आएगा। वे टूट गए थे। घंटों तक अकेले कमरे में अपने आप को बंद रखते, पर इन्हें ऐसे ही शोमैन नहीं कहा जाता। एक बार नहीं 10 बार गिरने पर भी ये शोमैन संभल सकता था। एक गैप के बाद इन्होंने एक फिल्म और बनाई जिसका नाम था बॉबी, जो कि मेरा नाम जोकर के पहले भाग पर आधारित थी। राज कपूर साहब के पास बजट नहीं था। बड़े बड़े हीरो के पास जाने पर भी उन्होंने पैसे की दिक्कत की वजह से काम करने से मना कर दिया। फिर हीरो बने हमारे चिंटू जी, माने के ऋषि कपूर जी, और हीरोइन बनी डिम्पल कपाड़िया। बॉबी फिल्म जब पर्दे पर आई तो उसने कमाल कर दिया। राज कपूर जी का नाम 60 के दशक में अदाकारा वैजंती माला से भी जुड़ा। राज कपूर ने खुद इसका खुलासा किया। अम्मू जी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। वैजंती माला जी ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। दरअसल साल 1964 में फिल्म आई संगम, और संगम के दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। ये करीबियां इतनी बढ़ गईं कि बात शादी तक आ गई। ये बात जब राज कपूर की पत्नी कृष्णा जी को पता लगी तो वे घर छोड़कर चली गईं।
लगभग 4 महीनों से भी ज़्यादा मुंबई के नटराज होटल में रहती रहीं। राज कपूर साहब ये समझ गए थे कि अगर ये गलती हुई तो उनके जीवन की ये सबसे बड़ी दुर्घटना होगी। राज कपूर साहब ने कृष्णा कपूर को खूब मनाया। बड़ी मुश्किल में जाकर कृष्णा जी मानी। वैसे राज कपूर साहब अपनी पत्नी कृष्णा कपूर को बहुत प्यार करते हैं। कहा जाता है कि राज कपूर जी अपनी फिल्मों में हीरोइन को सफ़ेद साड़ी जरूर पहनाते थे। बताते हैं कि एक बार राज जी अपनी पत्नी को सफ़ेद साड़ी तोहफे में देते हैं और उस ड्रेस में कृष्णा जी उन्हें इतनी खूबसूरत लगती हैं, इतनी पसंद आती हैं कि वे अपनी हर फिल्म में हीरोइन को सफ़ेद साड़ी जरूर पहनाते हैं। वो सब कुछ है। इधर ऋषिकेश मुखर्जी साहब राज साहब की ज़िंदगी से प्रभावित होकर उन पर एक फिल्म लिख रहे थे। फिल्म का नाम था आनंद। और जब ऋषिदा राज कपूर साहब के पास गए और उन्हें अपनी पूरी फिल्म की कहानी सुनाई और कहा कि आप इस फिल्म के हीरो भी होंगे। वैसे राज कपूर साहब ऋषिदा को बाबू मोसाय कहते थे। तब राज कपूर साहब ने ऋषिदा से अपने अंदाज में कहा, बाबू मोसाय, तुम्हारी कहानी तो इतिहास लिख देगी, पर इस कहानी का हीरो जवान है और मैं इस कहानी में फिट नहीं बैठूंगा। ऋषिकेश मुखर्जी को भी ये बात कुछ समझ में आई और कई सालों बाद ऋषिदा ने ये फिल्म बनाई राजेश खन्ना जी को लेकर। और राज जी के द्वारा कही बात बिल्कुल सच निकली। फिल्म ने इतिहास रच दिया। राज साहब अपनी ब्लैक लेवल विस्की के लिए बहुत मशहूर थे। लंदन से लाई वो विस्की किसी के भी साथ शेयर नहीं करते थे। जो ब्लैक लेवल दुबई से मंगवाते उसे वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते और जो मुंबई से खरीदते उस ब्लैक लेवल विस्की को सिर्फ बच्चों को पीने की अनुमति होती। सिर्फ तनुजा ही उनकी सबसे प्यारी दोस्त थी जिसके साथ वो अपनी लंदन वाली विस्की शेयर किया करते थे। इस लीजेंड की बनाई आखिरी फिल्म बनी राम तेरी गंगा मैली। महान शोमैन राज कपूर ने अपनी फिल्मों के जरिए भारतीय सिनेमा को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर नग्नता और सुंदरता का अंतर तय कर पाना भारी मुश्किल था। राज कपूर साहब एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म बना रहे थे, पर दर्शक शायद ये बात समझ पाएं कि हर एक फिल्म सेहत का एक बड़ा हिस्सा कम कर रही थी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म के बाद वे अपनी अगली फिल्म हिना की तैयारी कर रहे थे। इधर काम बढ़ना शुरू हुआ और सेहत खराब होने लगी। आंखों में चमक जा रही थी। पास बैठने वालों को मोहब्बत से हाथ पकड़ते और कहते कि दिमाग चल रहा है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन ये शरीर जो है वो साथ नहीं दे रहा। काश इस दिमाग को एक नया जिस्म मिल जाए। मुझे अभी बहुत काम करना है। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर। कहते हैं एक समय वो था कि कपूर परिवार की होली खेलने का मौका जिस भी बड़े सितारे को मिल जाए वो अपने आप पर गर्व महसूस करता था। इस पार्टी में बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ साथ किन्नर भी आया करते थे। बताते हैं जब अमिताभ बच्चन जी की कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, उसी दौरान उन्हें राज साहब की होली की पार्टी में जाने का मौका मिला। राज साहब ने उनसे कुछ अपनी खुद की आवाज़ में गाने को कहा। तब पहली बार अमिताभ बच्चन जी ने एक गाना गाया और सब झूम उठे। बाद में यश चोपड़ा ने इसे अपनी फिल्म सिलसिला में लिया और अमिताभ जी से ही गवाया। बताते तो ये भी हैं कि इनकी हर होली पार्टी में किन्नर जरूर आते थे और राज साहब अपनी हर आने वाली मूवी का गाना किन्नरों को सबसे पहले सुनाते थे। बताते हैं कि ऐसा ही हुआ उनकी अगली फिल्म राम तेरी गंगा मैली के दौरान। उन्होंने अपने उस फिल्म के सारे गाने जब किन्नरों को सुनाए और किन्नरों को
उनका कोई भी गाना इस फिल्म का समझ में ही नहीं आया। फिर राज कपूर जी ने रविंद्र जैन जी से इन सारे गानों को दोबारा लिखने को कहा। रविंद्र जैन ने फिर नए गाने लिखे और जब गाना सुन साहिबा सुन आया तो उन्हें वो बहुत पसंद आया। किन्नरों ने कहा कि ये गाना सदियों तक याद रखा जाएगा। राज साहब ये मानते थे कि किन्नरों के पास सिक्स सेंस होता है और उनकी कही कोई भी बात गलत हो ही नहीं सकती। राज कपूर साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। इधर दादा साहब फाल्के अवार्ड अनाउंस हो गया था। आज वो तारीख भी आ गई थी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा। सारी नज़रें राज साहब पर टिकी थीं। तालियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक सारी तालियां रुक गईं। लोग देख रहे थे। राज साहब उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जिस्म साथ ही नहीं दे रहा था। राज कपूर जी अपनी मजबूर आंखों से राष्ट्रपति साहब की तरफ देख रहे थे। राष्ट्रपति साहब ने मानो उन्हें पढ़ भी लिया हो। वे सारे सुरक्षा घेरे को चीरते हुए राज साहब की ओर चल दिए और भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के से उन्हें नवाजा गया। शायद राष्ट्रपति जी अब कभी भी दोबारा ये नहीं करेंगे। ये मान सम्मान सिर्फ भारत के रणवीर राज कपूर को ही मिला। कि गरीबी और बेकारी का इलाज 420 ही नहीं, इसका इलाज है हिम्मत और मेहनत। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? राज कपूर साहब को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उन्हें तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए और एम्स ले जाया गया। सुरक्षा कारणों की वजह से राज कपूर जी को राष्ट्रपति भवन में ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाने की अनुमति नहीं मिली थी। शायद ये हो जाता तो राज कपूर जी हमें इतनी जल्दी छोड़कर न जाते। इसके बाद की कहानी बेहद भावुक रही क्योंकि राज कपूर साहब से उनके अंतिम समय के वो सबसे प्रिय दोस्त मिलने आए जिनसे उनकी दोस्ती कभी दुश्मनी में बदल गई थी। शोमैन राज कपूर साहब और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब कभी बेहद जिगरी दोस्त हुआ करते थे। संगम फिल्म के दौरान इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव हुआ कि उसके बाद से दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया और 50 सालों की एक गहरी दोस्ती कट्टर दुश्मनी में बदल गई। कहते हैं राज कपूर साहब दिलीप साहब को अपना सबसे गहरा दोस्त मानते थे। दिलीप साहब की शादी राज कपूर जी की शादी से काफ़ी बाद में हुई और राज कपूर जी ने ये दिलीप साहब की बहन से वादा किया कि जब कभी भी दिलीप की शादी होगी तो मैं उनकी बारात में घुटनों के बल नाचूंगा। और दिलीप कुमार साहब की जब शादी हुई तो राज कपूर साहब ने पूरी बारात में घुटनों के बल नाचा, झूम झूम के नाचा। दिलीप साहब घोड़ी पर चढ़े सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा। पर आज के दौर में ये दोस्ती खत्म हो गई थी। राज कपूर को एम्स ले जाया गया था। वहाँ उनका 1 महीने तक इलाज चला, फिर वो कोमा में चले गए। दिलीप साहब एक कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान गए हुए थे। उन्हें पता लगा तो वो सीधे अस्पताल पहुँचे। उन्होंने देखा कि राज कपूर साहब बेड पर बेहोश पड़े हैं। फिर उन्होंने राज साहब का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ओ लाले दी जान, देख तेरा यार आया है, मुझे माफ़ नहीं करेगा। दिलीप साहब बचपन से राज कपूर जी को लाले दी जान ही कहते थे। उन्होंने बचपन की सारी यादें राज कपूर को सुनाई। पेशावर के बाजार से लेकर कबाब की खुशबू तक याद दिलाई, लेकिन राज साहब नहीं उठे। बॉलीवुड का असली शोमैन पॉजिटिविटी नॉट द एंड बोल चुका था, मानो बस अपने दोस्त यूसुफ का ही इंतजार कर रहा था। वैसे राज कपूर साहब का नाम आते ही आपकी आंखों के सामने सबसे पहले कौन सी फिल्म धुंधली धुंधली सी आ जाती है? वो कौन सा गाना है जो आपके कानों में राज साहब का नाम सुनते ही गुनगुनाने लगता है? कल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना था। और बताइएगा कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें राज कपूर साहब की 3 पीढ़ियों ने एक साथ काम किया है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और राज कपूर के बेटे। हम तो
हो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम। बॉलीवुड के किस सिंगर की आवाज़ को राज कपूर की आवाज़ माना जाता था? वैसे पूछने और बात करने के लिए आपसे तो बहुत कुछ है, पर सब कुछ शायद कमेंट बॉक्स में संभव न हो सके। थैंक यू बॉस, थैंक यू। आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। वैसे आपको राज कपूर से जुड़ी कोई भी और याद पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा एक लाइक हमारे द्वारा इस बनाए हुए 10-15 मिनट के वीडियो में की गई 20 से 25 घंटों की मेहनत को साकार करता है, हमें और हिम्मत देता है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।